मतलब तू इतनी डेकोरेशन कर रही है, डॉक्टर बन के पेशेंट देख लेगी पूरा? यार डेकोरेशन में लग जाएगी उसके है? तुमने कभी डॉक्टर की राइटिंग देखी है? क्या लिखा है ये? ना एजिथ्रोमाइसिन। क्या है ये? इसका काम हो गया? नहीं, काम नहीं हुआ, मतलब एक डॉक्टर ने ऐसे लिख के छोड़ दिया, ऐसे लिख के छोड़ दिया। तो बेचारा पेशेंट परेशान, हर दुकान पे जाके दवाई मांग रहे, और दुकानदार भी नए नए। ये अच्छा, लास्ट लाइन दिखाओ मेरे को, कहां तक हुआ था? एक एनसीईआरटी का पॉइंट है कि जब हम ई कोलाई की बात करते हैं तो ई कोलाई को अपना बाइनरी फिजन पूरा करने में कर लिया था क्या? तो दिख नहीं था मेरे को। अच्छा, खोपचे में ठोका हुआ है। ओके, अच्छा इसके क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, अभी अपन मैकेनिज्म शुरू करते हैं, मैकेनिज्म के बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन नेवर स्टार्ट रैंडमली, लिखना है, रेप्लिकेशन नेवर स्टार्ट रैंडमली, इट ऑलवेज स्टार्ट, replication never start randomly, it always start at a specific sequence, it always start at a specific sequence of the DNA, which is called ORI, which is called ORI, which is called ORI. At least one ORI, at least one ORI must be found in the DNA. At least one ORI must be found in the DNA for the replication. At least one ORI must be found in the DNA for the replication. ठीक है? हाँ, बोर्ड पर आएंगे बच्चों। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ना, रेप्लिकेशन हमेशा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से शुरू होता है, हमेशा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से शुरू होता है। इस सीक्वेंस को कहा जाता है ओआरआई। क्या कहते हैं? और ये यहां पर ओआरआई है। अगर डीएनए में ये ओआरआई नहीं हो तो क्या डीएनए का रेप्लिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो क्या हम कहते हैं रेप्लिकेशन के लिए ओआरआई का होना बहुत जरूरी है? कम से कम कितने ओआरआई होने चाहिए? कम से कम एक ओआरआई तो होना ही। अगर एक भी ओआरआई नहीं है तो रेप्लिकेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा? कम से कम कितना होना चाहिए? प्रोकैरियोट में एक ही ओआरआई होता है, जबकि यूकैरियोट में एक है या मल्टीपल है। उसका सीधा सा कारण क्या है कि प्रो के कंपैरिजन में यूकैरियोट्स में बेस पेयर का नंबर बहुत ज्यादा है। जैसे प्रो में 10 की पावर 6 है तो यू में 10 की पावर, मतलब प्रो के कंपेयर हमारे में 1000 गुना ज्यादा बेस पेयर। अब जितने ज्यादा बेस पेयर होंगे लगने वाला टाइम उतना। अगर रेप्लिकेशन में टाइम ज्यादा लग गया इसका मतलब बच्चों एस फेज शॉर्ट होगी, प्रोलॉन्ग होगी। अगर एस फेज प्रोलॉन्ग होगी तो टोटल डिवीजन में लगने वाला टाइम, तो डिवीजन की रेट कम होगी, सीधा असर ग्रोथ पे पड़ेगा। सीधा असर। तो टाइम को एक्सटेंड होने दिया या कंट्रोल किया गया? सिंगल ओआरआई रखा या मल्टीपल ओआरआई कर दिया?
इज इट क्लियर? अब इसकी जरूरत हमें आरडीटी में भी पड़ती है। आरडीटी में हमने क्या किया, एक वेक्टर मॉलिक्यूल का सिलेक्शन किया। किसका सिलेक्शन किया? इस वेक्टर के साथ हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। हाँ बच्चों, क्या जोड़ दिया हमने इसके साथ? और जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़कर मैंने इस वेक्टर को बैक्टीरिया में भेज दिया। किस में भेज दिया? और अब मैंने इस बैक्टीरिया को कल्चर करवाया। तो कल्चर करवाने से क्या मेरे पास नए बैक्टीरिया बनेंगे? क्या नए बैक्टीरिया में वेक्टर जाना चाहिए? तो इसका मतलब वेक्टर का रेप्लिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और रेप्लिकेशन के लिए क्या होना जरूरी है? अगर ओआरआई नहीं हुआ तो वेक्टर का रेप्लिकेशन, बनने वाले नए बैक्टीरिया को वेक्टर, और वेक्टर नहीं मिला तो हमारा डिजायर्ड जीन भी, तो प्रोडक्शन नहीं आएगा। क्या आएगा? तो आरडीटी याद तो सारे बच्चों ने पढ़ा हुआ है। क्या वेक्टर के अंदर ओआरआई का होना जरूरी है? कम से कम एक ओआरआई, कम से कम एक ओआरआई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक ओआरआई तो होना ही। अगर एक भी ओआरआई नहीं है तो वो वेक्टर हमारे किसी काम का नहीं है। वो वेक्टर हमारे किसी काम का, क्या एक ओआरआई का होना जरूरी है या नहीं है? अगर एक भी ओआरआई नहीं है तो वो वेक्टर हमारे किसी काम का। एक बार एनसीईआरटी पढ़ ले फिर नोट करेंगे। हाँ बेटा, यहां से ये लाइन आगे आएगी। अगली लाइन, ऑल्सो द रेप्लीकेशन डज नॉट इनिशिएट एट एनी, देर इज ए इन द वेयर द रेप्लीकेशन सच रीजन आर टर्म्ड एज द, it is the because of the requirement of the that a piece of, if needed to be during recombinant DNA require a the vector provide the। अगर वेक्टर के पास ओआरआई नहीं हुआ तो क्या हमारा डिजायर्ड जीन प्रोपेगेट कर पाएगा? तो क्या हमें लार्ज प्रोडक्शन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो क्या हमें आरडीडी में वेक्टर की जरूरत है? क्या वेक्टर में ओआरआई का होना जरूरी है? अगर वेक्टर के पास ओआरआई नहीं है तो वेक्टर हमारे किसी काम का। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अच्छा, कल वाला एनसीईआरटी घर जाके पढ़ ली थी दोबारा? किसी लाइन में कोई डाउट? क्लियर है सर? तुम पक्का घर जाके एनसीईआरटी पढ़ते हो ना? फिर भी आपको भी करो सारे बच्चे। यहां जो भी है वो टेम्परेरी में खुल के बोलो। जब तक घर जाके 5 बार नहीं पढ़ोगे तब तक खोपड़ी में फिट नहीं होगी बातें। ठीक है? और पेपर 100% बच्चों एनसीईआरटी का बनेगा। अच्छा, एक बात को रोज के नहीं भूल जाता हूं, एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो पीयू सर के टेलीग्राम पे हो गया, आप उस पे लिंक पड़ा है। अच्छा चलो मैं बता भी देता हूं, अगर ना मिले तो वहां भी है। दिस इज द जीए बॉटनी अनअकैडमी। अगर आप पीयू सर के चैनल पे, वहां पे लिंक है, इस चैनल ज्वाइन कर लेना, मिलेगा। इस पे ना बहुत सारे फ्लो चार्ट और बहुत सारे डायग्राम मैंने भेजे हुए हैं, और जितने अभी तक अदर फेज में पेपर हुए हैं वो सारे पेपर इस पे पड़े। रटने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा पेपर नया बनेगा। ठीक है? जितने अदर फेज में पेपर हुए हर पेपर में लोड कर देता हूं ताकि सभी फेज के पास आ जाए। ठीक है? वेक्टर, वेक्टर की डिटेल आरडीटी में आ जाएगी, है ना। अभी ओआरआई भी ध्यान रखो बस कि ओआरआई का होना बहुत जरूरी है ना। आरडीटी में वेक्टर की फुल डिटेल आएगी। चलिए, हम पूरी रेप्लिकेशन को 8 स्टेप में स्टडी करेंगे। कितने स्टेप में स्टडी करेंगे? पहला स्टेप लिखेंगे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। पहला स्टेप अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। हाँ बेटा, अनवाइंडिंग कह लो या अनजिपिंग कह लो, एक ही बात है। अनवाइंडिंग या फिर अनजिपिंग सिनोनिमिक वर्ड है। चलो आप मेरे को छोटी सी बात बताओ कि हमारा डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंड है या डबल स्टैंड है? दोनों स्टैंड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए? क्या हमें रेप्लिकेशन करना है? क्या हमें दोनों स्टैंड का रेप्लिकेशन करना है? तो क्या हमें दोनों स्टैंड को अलग करना पड़ेगा? अलग करने के लिए क्या हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को
तोड़ने का काम करेगा हेलिकेज। कौन करेगा? हेलिकेज का कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम। कौन है? और हेलिकेज को काम करने के लिए किसकी जरूरत है? ये हेलिकेज एक सीजर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? और सीजर की तरह काम करता हुआ ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को। अब जैसे जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाएंगे, दोनों स्टैंड एक दूसरे से जुड़े रहेंगे या अलग होने लग जाएंगे। कौन सा एंजाइम है ये? क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है? क्या दोनों स्टैंड जुड़े रहेंगे, अलग हो जाएंगे? अब ये सिंगल स्टैंड है, डबल स्टैंड है? क्या ये टेम्पलेट का काम कर सकता है? हमारा डीएनए सिंगल स्टैंड है, डबल स्टैंड है? दोनों स्टैंड कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? क्या हमें दोनों स्टैंड को अलग करना पड़ेगा? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा? कौन तोड़ेगा? हेलिकेज का कोफैक्टर कौन है? हेलिकेज को काम करने के लिए क्या चाहिए? तो क्या मैं कह दूं अनवाइंडिंग एनर्जेटिकली हाईली एक्सपेंसिव है? हाईली। तो क्या पूरे डीएनए की एक साथ अनवाइंडिंग होना पॉसिबल है या नहीं है? तो पूरे डीएनए की एक साथ होगी या छोटे से पार्ट की होगी? तो क्या हमें एक वाई शेप मॉडल दिखाई देगा? वो वाई शेप मॉडल क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा वो? यहां से लाइन पढ़नी। For long DNA molecule, since the two strand of cannot be separated in its due to very high energy, due to very high, the replication occur within a of the referred to as the क्या अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा डीएनए डबल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है। और टेम्पलेट क्या होना चाहिए? डीएनए कैसा है? टेम्पलेट क्या होना चाहिए? दोनों स्टैंड कौन से बॉन्ड से जुड़े? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा? अब बच्चों ये आपका लिविंग सिस्टम है या नॉन लिविंग है? तो लिविंग में आप टेम्परेचर हाई नहीं कर सकते, टेम्परेचर करना पड़ेगा 90 अबव। क्या करना पड़ेगा? तो 90 में डीएनए डीनेचर्ड होगा या सब कुछ ही डीनेचर्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, सब कुछ ही टूट जाएगा। तो फिर गाना गए अगले जन्म मोहे डीएनए ना कीजिए, क्यों टेम्परेचर हाई करते हैं। अगर ये आपका इनविट्रो सिस्टम होता, नॉन लिविंग सिस्टम होता, तो टेम्परेचर हाई किया, बट ये आपका लिविंग है, नॉन लिविंग है, हम टेम्परेचर को हाई, क्योंकि डीएनए खराब होगा या एंजाइम भी खराब हो जाएंगे, तो सेल डेड हो जाएगी। अगर नॉन लिविंग होता तो टेम्परेचर हाई। पीसीआर में हेलिकेज काम लाते हैं, टेम्परेचर से काम करते हैं, बट ये आपका लिविंग है, नॉन लिविंग है, यहां टेम्परेचर काम, तो यहां क्या करेंगे हम? और हेलिकेज की एक्टिविटी एटीपी पे, तो इसका मतलब एनर्जेटिकली हाईली एक्सपेंसिव। हाईली लिखना शुरू करेंगे। हेलिकेज एंजाइम हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। हेलिकेज एंजाइम हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। एक्टिविटी ऑफ विच इज एटीपी डिपेंडेंट। हाँ बेटा, जरा घर जाके फिर नोट्स बन रहे हैं ना, सुधरी नहीं तू अभी भी है। एक्टिविटी ऑफ विच इज एटीपी डिपेंडेंट। हेलिकेज एंजाइम हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, एक्टिविटी ऑफ विच इज एटीपी डिपेंडेंट। इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड, इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड between both strand of DNA. It breaks the hydrogen bond between both strand of DNA, due to which they start to separate, due to which they start to separate from each other, due to which they start to separate from each other. Thus a y-shaped model, thus a y-shaped model is formed. Y-shaped model is formed, that is replication fork. That is replication fork. Okay, next line. Energetically
energetically it is highly expensive process. Energetically it is highly expensive process. Energetically it is highly expensive process. Underline. हाँ बच्चों, यहां से assertion region क्वेश्चन बन सकता है. समझोगे कैसे? Activity of the helicase is ATP dependent. Reason, unwinding is energetically highly expensive. कर लोगे इसे? बनाओ पुत्र जी, कैसे थके थके से लग रहे हो हैं? ये डायग्राम को रंग बिरंगा घर जाके करें, डेकोरेशन नहीं. मतलब तू इतनी डेकोरेशन कर रही है, डॉक्टर बन के पेशेंट देख लेगी पूरा, या डेकोरेशन में लग जाएगी उसके? है? तुमने कभी डॉक्टर की राइटिंग देखी है? क्या लिखा है ये? ना एजिथ्रोमाइसिन. क्या है ये? इसका काम हो गया? नहीं, काम नहीं हुआ. मतलब एक डॉक्टर ने ऐसे लिख के छोड़ दिया, ऐसे लिख के छोड़ दिया, तो बेचारा पेशेंट परेशान, हर दुकान पे जाके दवाई मांग रहे, और दुकानदार भी नहीं नहीं, ये तो इंटरनेशनल दवाई मंगानी पड़ेगी. अच्छा, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है इसकी, तो पैसा एडवांस देना पड़ेगा. अच्छा, ये खत्म होगी, आउट ऑफ स्टॉक है. वो बेचारा परेशान डॉक्टर के पास पहुंच गया कि साहब ये कौन सी दवाई लिखी है? क्या दवाई नहीं लिखी, पेन चला के देखा था. मतलब ये भी भरोसा नहीं है, उसने पेन भी चला था, कोई दवाई ही लिखी होगी. और तेरे हिसाब से अगर चले ना, तो दिन में एक पेशेंट तो पूरा देख ही लेगी. हैं? ठीक है जी. अब एक बात बताओ सारे बच्चे, एक छोटी सी बात बताओ, हमने क्या किया? हमने इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को अलग कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, लेकिन ये जो सिंगल स्ट्रैंड बना है ये रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? तो ये तो बच्चों खुद पर फोल्ड हो सकता है, और फोल्ड हो गया तो आमने सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेस आ गए, तो ये तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, कर लेगा. अगर फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो क्या ये टेम्पलेट का काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो इसका मतलब केवल हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है या रीफॉर्मेशन को रोकना भी है? केवल हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना, रीफॉर्मेशन को रोकना भी है. यहां हमने क्या किया? हाइड्रोजन बॉन्ड को, अब हमें रीफॉर्मेशन को तो रोकने के लिए एक प्रोटीन आएगी जिसका नाम है SSB. बोलो बच्चों, क्या नाम है? यहां ये हमारा कौन काम कर रहा है? क्या हेलिकेज काम करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है? क्या हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जा रहा है? क्या डबल स्ट्रैंड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होता जा रहा है? क्या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए खुद पर फोल्ड हो सकता है? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का रीफॉर्मेशन हो सकता है? होने देना है या रोकना है? तो पूरी लेंथ पर एक प्रोटीन आकर डिपॉजिट हो जाएगी. कौन आकर डिपॉजिट हो जाएगी? और उसका नाम है SSB प्रोटीन. क्या नाम है? चलो बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. नाम में काम छिपा हुआ है, नाम में. बोलो, फुल फॉर्म बोलो. क्या ये सिंगल स्ट्रैंड पर अगर बाइंड कर गई, क्या सिंगल स्ट्रैंड को खुद पर फोल्ड होने देगी? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड का रीफॉर्मेशन होने देगी? केवल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, रीफॉर्मेशन को रोकना भी है. तोड़ कौन रहा है? रीफॉर्मेशन को कौन रोकेगा? कौन तोड़ रहा है? रीफॉर्मेशन को कौन रोकेगा? केवल सिंगल स्ट्रैंड बनाना है, उसे स्टेबल भी करना है. तो सेकंड हेडिंग, सेकंड स्टेबिलिटी तो SSDNA. स्टेबिलिटी तो SSDNA. ओब्लिक करके इसी में दूसरा लिखेंगे, प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड.
प्रिवेंट रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ बेटा बताओ, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना था या रीफॉर्मेशन को रोकना भी था? तो तोड़ कौन रहा है? रीफॉर्मेशन कौन रोकेगा? बस एक ही लाइन, एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। बस एक ही लाइन, एसएसबी प्रोटीन हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। एसएसबी की फुल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी की फुल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। डन, दोनों बनेंगे। ऊपर वाला क्या दिखा रहा है कि रीफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं, लेकिन बनने पॉसिबिलिटी तो, बट हमें उसको बनने हाँ बच्चों, यहां तक क्लियर? क्या हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ लिया? क्या रीफॉर्मेशन को रोक दिया? हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ लिए हैं और रीफॉर्मेशन को रोक दिया है। चले आगे, बोर्ड पर आएंगे। ये हमारा डबल स्टैंड डीएनए था। क्या था ये हमारा? जहां हाइड्रोजन बॉन्ड को किसने तोड़ दिया? हेलिकेज ने। किसने तोड़ दिया? और हेलिकेज के तोड़ने के बाद अब इस पर आ गया एसएसबी। ये कौन है? हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। उसके बाद इस पर आकर जुड़ गया एसएसबी। कौन आकर जुड़ गया? क्या एसएसबी ने रीफॉर्मेशन को रोक दिया? एसएसबी ने रीफॉर्मेशन को, इस पे तो ना दिखो, चल जाएगा एक सेकंड। अब ध्यान देना, अब जैसे जैसे हेलिकेज काम करेगा ना, जैसे जैसे हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, आगे बढ़ेगा ना, तो ये जो आगे वाला पार्ट है, इस आगे वाले पार्ट में जो टर्न होते हैं ना, वो खत्म नहीं होते। वो खत्म होते हैं या शिफ्ट होते हैं? तो शिफ्ट होने के कारण इस फ्रंट एरिया में, पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो यहां पर क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगी? सुपर कोइलिंग थी या सुपर कोइलिंग आ गई? किसके कारण आई? वेरी गुड, बहुत अच्छी। किसके कारण आई? सुपर कोइलिंग थी नहीं, सुपर कोइलिंग किसके कारण आ गई? और तुम सब जानते हो सुपर कोइलिंग बहुत टाइट हो जाती है। तो बहुत टाइट होने के कारण क्या अनवाइंडिंग पॉसिबल होगी या नहीं होगी? तो आगे कंटिन्यू करने के लिए सुपर कोइलिंग को हटाना पड़ेगा। सुपर कोइलिंग को तो हटाने के लिए एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम होगा टोपो आइसोमेरेज। बिल्कुल गुड बच्चों, बहुत अच्छा। क्या नाम होगा? टोपो आइसोमेरेज को कहा जाता है कट एंड रीजॉइन। क्या कहते हैं? ये टोपो आइसोमेरेज क्या करेगा? ये पहले एक कट लगाएगा। क्या लगाएगा? कट लगाते ही फ्री एंड मिल गया। फ्री एंड मिलते ही सुपर कोइलिंग रहेगी या खत्म हो जाएगी? खत्म हो गई। और फिर से दोनों एंड को, क्या है ये? अब अंतर क्या है? टोपो आइसोमेरेज कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड? हेलिकेज और टोपो आइसोमेरेज, हेलिकेज और टोपो आइसोमेरेज। काम की शुरुआत किसने की? हेलिकेज जैसे जैसे काम करता गया दोनों से अनवाइंड होते गए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते गए। हाइड्रोजन बॉन्ड तो अनवाइंडिंग
हेलिकेज आगे बढ़ता गया, लेकिन यार टर्न खत्म हो गए या टर्न आगे शिफ्ट हो गए, तो फ्रंट एरिया में पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने के कारण क्या आ गई, सुपर कोइलिंग के कारण अनवाइंडिंग पॉसिबल। तो सुपर कोइलिंग को हटाना कौन हटाएगा, टोपो आइसोमरेज कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, फॉस्फो तोड़ेगा या जोड़ेगा, तो कट एंजाइम है, रीजॉइन है, दोनों ही नाम है, कट एंड हेलिकेज कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, तो टोपो आइसोमरेज। ये बच्चों दो तरह का होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। कुछ बुक टोपो आइसोमरेज सेकंड को ही क्या लिख देती है, गाइरेज, क्या लिख देती है। इसको लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट है, काफी ज्यादा। कुछ बुक्स लिखती हैं कि टोपो आइसोमरेज सेकंड इज द गाइरेज, और कुछ लिखती हैं कि हेलिकेज प्लस टोपो आइसोमरेज इज इक्वल टू गाइरेज। तो हमने इसको यूज करना छोड़ दिया, कंट्राडिक्टरी है ये, और एनसीईआरटी में है नहीं तो वैसे भी कोई पंगा। इज इट क्लियर? क्या हमने यहां तक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ लिया, रीफॉर्मेशन को रोक दिया, क्या सुपर कोइलिंग को हटा दिया, तो क्या हमारा रेप्लिकेशन मॉडल बनकर तैयार है? अभी तक हमने सिंथेसिस स्टार्ट, अभी तक हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा है, रीफॉर्मेशन को रोका है और सुपर कोइलिंग को हटाया है, सुपर कोइलिंग को। तो तीसरी हेडिंग हमारी रिमूवल ऑफ सुपर कोइलिंग, रिमूवल ऑफ सुपर कोइलिंग लिखेंगे ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज एंजाइम, due to the activity of helicase enzyme, number of turn get increases in front of replication fork, in front of replication fork, due to which supercoiling is introduced, due to which supercoiling is introduced. This supercoiling is removed by the topoisomerase enzyme. This supercoiling is removed by the topoisomerase enzyme, which is commonly called cut and rejoin enzyme, which is commonly called cut and rejoin enzyme, which is commonly called cut and rejoin enzyme. Is it clear? This one. हाँ बच्चों, यहां तक क्या हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ लिया, क्या रीफॉर्मेशन को रोक दिया, क्या सुपर कोइलिंग को हटा दिया, तो क्या हेलिकेज अपना वर्क करता हुआ स्मूथली आगे बढ़ता जाएगा, स्मूथली आगे, क्योंकि सुपर कोइलिंग को हमने हटा दिया, सुपर कोइलिंग को हमने हटा दिया है, तो हेलिकेज धीरे धीरे अपना काम करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। टोपो आइसोमरेज कट एंड रीजॉइन लिख लो बस, आगे कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड गाइरेज कोई जरूरत नहीं है, है ना, कंट्राडिक्टरी कॉन्सेप्ट है।
चले? यहां तक तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब आपको डाउट कहां आता है? डाउट आता है कि प्राइमर क्यों चाहिए, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्यों बनते हैं। यहां आके पिक्चर अड़ती है। डन? तो उसको समझने के लिए ना हम एक दूसरा डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है? ये हमारा डबल स्टैंड डीएनए था। हाँ बच्चों, कौन था ये हमारा? कौन था ये हमारा? डबल स्टैंड डीएनए के अंदर, डबल स्टैंड डीएनए के अंदर यहां आपके पास ORI है। कौन है? क्या सबसे पहले ORI को पहचान लिया गया? ORI को पहचानने के बाद यहां आकर किसकी लोडिंग होगी? क्या हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर देगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। जैसे जैसे हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए। जब दोनों एक दूसरे से अलग होना शुरू होंगे तो हमारे पास इस तरह से एक बबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जिसमें एक हेलिकेज आपका इस तरफ जा रहा है, जो इस तरफ के हाइड्रोजन बॉन्ड को, और दूसरा हेलिकेज आपका इस तरफ आ रहा है, जो इस तरफ के हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो एक वर्ड दो, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? प्रोसेस हमारा यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इट इज द बबल और इट इज द फॉर्क। इसका हाफ पार्ट देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर बबल है या फॉर्क है? इसका हाफ पार्ट देखो। वास्तव में बच्चों फॉर्क नहीं बनता, बबल बनता है। क्या बनता है? देखो, प्रोकैरियोटिक डीएनए लीनियर है, सर्कुलर है? कर लो अनवाइंडिंग, क्या बनेगा? क्लियर? यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर है, सर्कुलर है? बट ORI एक है या मल्टीपल है? तो मतलब बीच में से कहीं शुरू होगा। करके देख लो, क्या बनेगा? फॉर्क बनेगा या बबल? फॉर्क नहीं बनता। क्या बनता है? समझाने के लिए फॉर्क यूज करते हैं। इसके हाफ पार्ट को क्या कहा गया? फॉर्क। क्या कहा गया? अब आप बताओ, अब कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं? बोलते चलो, रेप्लिकेशन में क्या बनना है? डीएनए बनाने का काम कौन करेगा? बट प्रॉब्लम क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी प्रोसेस को इनिशिएट, इसको हमेशा काम करने के लिए एक फ्री 3' OH चाहिए। क्या चाहिए? हमेशा। इस बबल में कहीं पर भी फ्री OH है या नहीं है? फ्री OH? फ्री OH? अगर फ्री OH नहीं है, इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज काम, मतलब डीएनए, मतलब रेप्लिकेशन। सीधा चलो, क्या पढ़ रहे हो? क्या बनाना है? कौन बनाएगा? बट वो कभी भी इनिशिएट, हमेशा क्या चाहिए? क्या यहां फ्री OH है या नहीं है? इसका मतलब इनिशिएशन, ये एंजाइम काम, डीएनए, रेप्लिकेशन। OH कहां से ले? यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? जब तक वो OH नहीं मिलेगा तब तक डीएनए पॉलीमरेज काम शुरू, और जब तक डीएनए पॉलीमरेज काम शुरू नहीं करेगा तब तक रेप्लिकेशन, तो एनी हाउ कंडीशन, क्या रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो पहले प्राइमर बनेगा या पहले रेप्लिकेशन शुरू होगा? तो अब यहां पर ये लो बच्चों, ये बन गया हमारा प्राइमर। कौन बन गया हमारा? क्या प्राइमर बन गया? मैं प्राइमर के इस एंड को कह देता हूं 5', तो ये एंड क्या हो गया? अब याद करो सारे बच्चे, 3' एंड पर क्या होता है? अब OH आ गया या नहीं आया? पहले OH था या नहीं था? अब OH, तो क्या अब डीएनए पॉलीमरेज काम शुरू कर सकता है? क्या अब डीएनए का नया स्टैंड बनना शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता? कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हो? क्या बनाना है? कौन बनाएगा? क्या चाहिए? था या नहीं था? बट अब क्या प्राइमर बन चुका है? क्या प्राइमर के पास OH है? क्या OH अवेलेबल हो चुका है? तो क्या अब रेप्लिकेशन शुरू हो सकता है?
या नहीं हो सकता? तो पहले डीएनए बनेगा या पहले प्राइमर बनेगा? प्राइमर का ये कौन सा एंड है, ये कौन सा एंड है? 3' एंड पर क्या है? हेडिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर क्या है? प्राइमर 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड का बना है। किसका बना है? तो प्राइमर एक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है या पॉली न्यूक्लियोटाइड है? क्या है प्राइमर? क्या है प्राइमर? ये प्राइमर कौन बनाएगा? और प्राइमर के पास क्या है? 3' OH। क्या अब OH अवेलेबल हो गया? तो क्या अब डीएनए पॉलीमरेज काम शुरू कर सकता है? क्या पहले डीएनए पॉलीमरेज काम शुरू कर सकता था? बट अब काम शुरू, पहले काम शुरू, अब काम शुरू। 1955 से लेकर 60 के बीच में जब स्टडी कर रहे थे तब तो केवल यही समझ में आया कि रेप्लिकेशन में पहले प्राइमर बनता है। क्या बनता है? और प्राइमर कौन बनाता है? फिर जब आगे स्टडी बढ़ी, जब प्राइमर का केमिकल एनालिसिस हुआ तो क्या समझ में आया कि प्राइमर क्या है? प्राइमर एक आरएनए है। क्या है प्राइमर? क्या है प्राइमर? और प्राइमर आरएनए है तो फिर आरएनए कौन बनाएगा? तो प्राइमेज क्या है? ये बेटा क्या है? आरएनए डीएनए। ये क्या है? डीएनए पर क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? एंजाइम बोलो। किस पर बन रहा है? तो पूरा नाम बोलो। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड, रिपीट करेंगे। ये कौन है? कौन बनाएगा? किस पर बन रहा है? ये कौन है? किस पर बन रहा है? तो पूरा नाम बोलो। तैयार हैं सारे दोस्त? पक्का? सेल में से सारा आरएनए हटा दो। अरे हटाओ। क्या रेप्लिकेशन हो पाएगा? क्या रेप्लिकेशन आरएनए पे डिपेंड है? क्या बिना आरएनए के रेप्लिकेशन हो सकता है? तो क्या कह दें एवोल्यूशनरी पहले आरएनए आया? पहले डीएनए आ ही नहीं सकता। पहले डीएनए, क्योंकि डीएनए बनने के लिए क्या चाहिए? जब तक आरएनए नहीं बनेगा तब तक डीएनए का बनना भी शुरू। डीएनए हर काम के लिए आरएनए पे डिपेंड है। आरएनए किसी भी काम के लिए डीएनए पे डिपेंड नहीं है। डीएनए हर काम के लिए, रेप्लिकेशन में आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, स्प्लाइसिंग में। मैसेज कौन लाएगा? अमाइनो एसिड कौन लाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा? राइबोसोम कौन बनाएगा? हर काम में किसका रोल है? जिसको तो मानना ही नहीं किया था। हेलो, इसको तो कंसीडर ही, जो सबका पिताश्री निकला। समझ गए जी? आरएनए हमारा प्राइम मिनिस्टर है। नहीं समझे? डीएनए तो प्रेसिडेंट है। अभी भी नहीं समझे? डीएनए इंडिपेंडेंटली कुछ भी, केवल इंफॉर्मेशन को करने के अलावा इसका और कोई काम। विच वन इज बेटर फॉर द स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन? विच वन इज बेटर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन? आरएनए ने डीएनए को कोई पावर नहीं दी, कोई राइट्स नहीं दिया, कोई हक नहीं दिया। सारा हक आरएनए के पास है। आरएनए के बिना परमिशन के डीएनए कुछ भी नहीं कर सकता। तुम प्रैक्टिस कर रहे? एक सेल से सारा आरएनए हटा दो, डीएनए मत हटाना। क्या हटा दो? क्या रेप्लिकेशन होगा? क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? क्या ट्रांसलेशन होगा? क्या प्रोटीन बनेगा? क्या सेल जिंदा रह पाएगी? तो आरएनए का होना बहुत। डीएनए आरएनए पे डिपेंड है या नहीं है? बट आरएनए डीएनए पे डिपेंड। मैसेज कौन लाएगा? अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, राइबोसोम, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन। इसका मतलब रेप्लिकेशन में पहले आरएनए बनेगा या पहले डीएनए बनेगा? पहले क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? जब तक आरएनए नहीं बन जाता तब तक डीएनए बनना शुरू। क्या रेप्लिकेशन भी आरएनए पे डिपेंड है या नहीं है? पक्का? श्योर? लॉक करें? आगे बढ़े? ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन आएगी आगे। टुडे आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस एज्यूम मोर इंपॉर्टेंस इन ए लिविंग सिस्टम। क्या आज आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस के बिना कुछ भी संभव है? या तो आरएनए है या वो आरएनए डिपेंडेंट, इसके बिना सेल कुछ भी। इज इट क्लियर? बस समझ में? शानदार क्वेश्चन आएगा, कर लोगे सारे? तो क्या ये भी एक एविडेंस है हमारे पास कि पहले आरएनए आया है? पहले
जब तक आरएनए नहीं आएगा तब तक डीएनए का सिंथेसिस शुरू हो। श्योर, राइट डाउन। फोर्थ हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। बाद में बच्चों, पहले हेडिंग है ना, पहले थ्योरी लिख लें। फॉर्मेशन, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, बिल्कुल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर लिखेंगे। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज मेन एंजाइम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज मेन एंजाइम in the replication process. पूछा नहीं है, बताया। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तेरे को तो घर जाएगा दोबारा लिखना। बट दिस एंजाइम इज अनेबल, बट this enzyme is unable to initiate, but this enzyme is unable to initiate replication. It always required a free OH. It always required a free OH for its activity. Which is provided by the primer, which is provided by the primer. अब नेक्स्ट लाइन, प्राइमर इज ए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। Primer is a oligonucleotide having 8 to 12 nucleotide, having 8 to 12 nucleotide. It is formed by the primase. It is formed by the primase. Next line. Primer have a free 3-OH. Primer have a free 3-OH that is required for the activity of DNA polymerase. That is required for the activity of DNA polymerase. ओके, अब ये बनेगा। क्या हुआ?
तुम बताओ। एमकेटी सर 1:15 से 1:45 रूम नंबर सेम डिस्कशन क्लास मॉड्यूल प्लस ईएलपी सेम यही है। इनमें दहशत आ जाती है। चलिए हाँ जी क्लियर यहां तक। चलो यहां तक बताओ, क्या हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ लिया है? क्या रिफॉर्मेशन रोक दिया है? क्या सुपर कोलिंग को हटा दिया? क्या रेप्लिकेशन मॉडल बनकर तैयार था? क्या हमें रेप्लिकेशन शुरू करना है? बट समस्या क्या है, रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज? मेन एंजाइम। बट डीएनए पॉलीमरेज प्रोसेस को इनिशिएट, उसको काम करने के लिए ओएच की जरूरत। जब तक ओएच नहीं आएगा डीएनए पॉलीमरेज काम। तो पहले डीएनए बनेगा या पहले आरएनए बना? जब तक आरएनए नहीं बनेगा तब तक रेप्लिकेशन स्टार्ट। क्या आरएनए बन चुका है? क्या प्राइमर आ चुका है? क्या फ्री ओएच अवेलेबल हो गया? अब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, क्या प्राइमर आ चुका है? क्या ओएच अवेलेबल हो गया? क्या अब रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा? ओएच है ना। अब यहां पर आएगा डीएनटीपी। कौन आएगा? वो जो डीएनटीपी आएगा वो डीएनटीपी ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा। बोलो बच्चों किस फॉर्म में आएगा? ट्राइफॉस्फेट से ये दो फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाएंगे, क्या निकलेगी? उस एनर्जी की हेल्प से ये यहां से जुड़ जाएगा। तो ये ओएच रहा या कंज्यूम हो गया? बट इसके पास ओएच अवेलेबल। चलो दूसरा लेकर आओ, सेम कहानी रिपीट हो जाएगी। डन। ये दोनों टूट गए, ये इसके साथ जुड़ गया, तो यहां OH। चलो अब अगला आ जाएगा, आ जाएगा अगला टू बी कंटिन्यू। टू बी तो एक एक करके अब ये न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे या नहीं आएंगे? और आपस में तो नई चेन का बनना शुरू हो जाएगा। नई चेन का बनना शुरू। यहां तक कोई डाउट? पक्का? तो अब जैसे जैसे ये नई चेन हमारी आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, तो अब जब हमारी ये नई चेन आगे बढ़ रही है, ये नई चेन हमारी आगे बढ़ रही है ना, तो जब ये नई चेन आगे बढ़ रही है तो ये नई चेन आगे बढ़ती हुई हमारी यहां तक आ गई। आ गई तो बताओ बच्चों ये कौन सा एंड है? 3' 3' एंड पर क्या अवेलेबल है? वर्क कर लो आराम से सारे। पूछना शुरू करूंगा, टेबल नहीं बजानी भाई, हैं? डॉक्टर बनने जा रहे हैं। अच्छा संगीत वादक ट्रीटमेंट। है? ये पक्का न्यूरोलॉजिस्ट बनेगा, ब्रेन की सर्जरी करेगा, तनक दिन धा है भाई। स्टार्ट। तैयार हो सारे बच्चे? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? सोच लो, ये जो स्टैंड बन रहा है कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, लीडिंग या लैगिंग, वन प्राइमर या मैनी प्राइमर, टुवर्ड द फोर्क अवे फ्रॉम फोर्क, ये हेलिकेज के पीछे पीछे जा रहा है या हेलिकेज से दूर भाग रहा है? पीछे पीछे जा रहा है। और हेलिकेज आगे बढ़ रहा है तो फोर्क बना रहा है, तो फोर्क के साथ साथ चलेगा, फोर्क से दूर जाएगा। शुरू हो जाओ। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, लीडिंग या लैगिंग, वन प्राइमर मैनी प्राइमर, 5 to 3 3 to 5, टुवर्ड द फोर्क अवे फ्रॉम फोर्क, चलता जाएगा। हेलिकेज को और आगे बढ़ा दो, अनवाइंडिंग और होगी। क्या ये स्टैंड लगातार बनता जाएगा? क्या इस पे 3 OH अवेलेबल है? और जब तक अवेलेबल रहेगा तब तक सिंथेसिस लगातार। तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, लीडिंग या लैगिंग, वन प्राइमर मैनी प्राइमर, 5 to 3 3 to 5, 5 to। कोई डाउट? पक्का? श्योर? इसका भी रेप्लिकेशन होगा या नहीं होगा? करो। प्राइमर लगाना पड़ेगा, बिना प्राइमर की बात नहीं बनेगी। जरूरी है प्राइमर? जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। पक्का? चला जा, लगा प्राइमर, जहां तरफ मन करे वहां लगा। बड़ा मोटा ताजा प्राइमर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कौन दे?
कर लेते, दोबारा चेक कर। थिकनेस कम कर ले, थिकनेस कम कर ले अब। अरे करने तो कोशिश। वेरी गुड। OH दिखा, हाँ दिखा दे, दिखा। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। तुम्हें हंसी आ रही है, बोर्ड पे हो, तुम्हारी हालत यही होगी, है ना। हंसो मत, कोशिश करने। अरे मेरे लिए गलतियां मैटर नहीं करती, जो गलतियां करनी क्लास में कर लो, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। कोशिश करो, कोशिश करोगे तो गलतियां भी होगी, और गलतियां होंगी और कस के डांट पड़े तो गलतियां आगे नहीं होंगी। कोई नहीं, गलतियां होने तो डन। वेरी गुड, है ना। चलो बच्चों बैठो। हाँ अब ये बताओ, ये कौन सा एंड है? तो फिर ये कौन सा एंड आ गया? 3' पर क्या आ गया? क्या इसका रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा? इसका रेप्लिकेशन किस साइड जाएगा? वेरी गुड, आ गया समझ में। तो इधर आ गया ना रेप्लिकेशन, ये लो जी, आ गया ना। तो ये कौन सा एंड है? 3' पर क्या है? टू बी कंटिन्यू, टू बी, है ना। इस पार्ट का भी तो रेप्लिकेशन करना है, इसका रेप्लिकेशन कैसे करें? बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, डरो मत। हाँ क्या करें? इसको पीछे खींच लूं, तो एक और प्राइमर लगाऊं? चलो यार तुम इतना फोर्स करे तो लगा ही देता हूं। ये लो जी, क्या लग गया? प्राइमर। हाँ बोलो बच्चों, क्या लग गया? प्राइमर लग गया। चलो एंड बोलो, ये कौन सा? हाँ जी, ये वाला 5', ये वाला, ये बेटा 3 नहीं हो सकता। ये कौन सा एंड है? तो ये 3 पैरेलल तो हो ही, तो बोलो ये कौन सा एंड है? ये 3' एंड पर क्या है? OH आ गया। तो फिर हो गया। हेलिकेज को और आगे ले जाओ, डन। अनवाइंडिंग और बढ़ गई। ऊपर वाले पे काम करो, ऊपर वाला स्टैंड कंटिन्यूस चलता जाएगा, बट इसका क्या करें? एक और प्राइमर लाए। तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो तुम्हें क्यों नाराजगी है भाई? डॉक्टर तो तुम नहीं बनना है। ये लो, आ गया प्राइमर। ये कौन सा एंड? 5', बोलते चलो बोलते चलो। हाँ ये कौन सा एंड? ये 3' पे OH है? बन गया। शुरू हो जाओ। कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? लीडिंग लैगिंग? वन प्राइमर मैनी प्राइमर? हेलिकेज के साथ साथ, हेलिकेज से दूर? हेलिकेज के, हेलिकेज से, ये हेलिकेज के पीछे भाग रहा है, दूर भाग रहा है। और ये तो बोलो टुवर्ड द फोर्क, अवे फ्रॉम फोर्क। 5 to 3, 3 to 5। हाँ सही करो। 5 to, हाँ दोबारा बोलो। कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, लीडिंग लैगिंग, वन प्राइमर मैनी प्राइमर, टुवर्ड्स फोर्क, अवे फ्रॉम फोर्क, 5 to 3, 3 to 5। डन। छोड़ दो, उधर जाओ। डन। ये बोलो पक्का? ओके। यहां आपका ORI था, क्या था ये? ORI से इस साइड बढ़ो। ऊपर वाला क्या था? नीचे वाला, उधर जाओ। ऊपर वाला, नीचे वाला, पक्का? क्या कंप्लीट रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस है? क्या कंप्लीट रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूअस है? तो वो जो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वर्ड है ना, दे आर विद रेस्पेक्ट टू द ORI। विद रेस्पेक्ट टू द, क्या कंप्लीट रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस है? क्या कंप्लीट डिसकंटिन्यूअस है? तो ओवरऑल, ओवरऑल रेप्लिकेशन कहलाता है सेमी डिसकंटिन्यूअस। क्या कहलाता है? अब बताओ बच्चों, यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल?
वेरी गुड। कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव? वेरी गुड। कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? सेमी डिस। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन इज द यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल? कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस? अच्छा बताओ, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है? रेप्लिकेशन एक का करना है, दोनों का करना है, बट दोनों पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। पॉलीमराइजेशन 5 to 3 होगा, 3 to 5 होगा? काम कहां अटक गया? काम कहां अटक गया कि पॉलीमराइजेशन 5 to 3 होना है और दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है। पॉलीमराइजेशन 5 to और दोनों एंटी। तो क्या किया गया? क्या जुगाड़ बिठाया गया? एक पे क्या कर दिया तो दूसरे पे। हेलिकेज ने काम शुरू किया। किसने काम शुरू किया? अनवाइंडिंग कर दी। जैसी अनवाइंडिंग होगी रेप्लिकेशन भी शुरू हो जाएगा। जहां तक अनवाइंडिंग हुई वहां तक रेप्लिकेशन। इसका भी रेप्लिकेशन हो गया, इसका भी रेप्लिकेशन। अब हेलिकेज आगे बढ़ा बढ़ा। तो एक के पास OH अवेलेबल था या नहीं था? तो वो तो रेप्लिकेशन लगातार। दूसरे के पास अब OH अवेलेबल, तो फिर से OH देना, तो वो क्या बन गया हमारा? डिसकंटिन्यूअस। क्या बन गया? आज डायग्राम में बोलो, ऊपर वाला स्ट्रैंड आपका क्या बन गया? नीचे वाला शुरू हो जाओ। ये कौन है? ये कौन है? कंटिन्यूअस इज द, समझ जाओगे? ये बोलो, इज इट क्लियर? ये आपका कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस जो है ना, वो आपका किसकी रिस्पेक्ट में है? ये सब आपका फोर्क की रिस्पेक्ट में है। हाँ बच्चों, किसकी रिस्पेक्ट में है? ये जो भी हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ये सब किसकी रिस्पेक्ट में है? फोर्क। किसकी रिस्पेक्ट में है ये? ये रियल डायग्राम है। ये फोर्क है या बबल है? पहले ORI पे वर्क करो। कर लिया? ORI से मेरी तरफ आओ, जिधर मैं खड़ा हूं। आ गए? एक कंटिन्यूअस है, दूसरा ऊपर वाला क्या है? नीचे वाला। ऊपर वाला कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, नीचे वाला दिस इज द वन प्राइमर, मैनी प्राइमर। ये हेलिकेज के साथ साथ या दूर? और ये तो टुवर्ड द फोर्क, अवे फ्रॉम फोर्क। 5 to 3, 3 to 5। ये क्या है? और ये भी। अब उधर जाओ, चले गए? तो इधर ये क्या चल रहा था? इधर ये क्या चल रहा था? तो ओवरऑल क्या कहूं मैं? सेमी डिसकंटिन्यूअस। ओवरऑल क्या कहूं मैं? डन। अब बोलो, आपका कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में डाउट। डाउट पता कब आता है? जब फोर्क पे काम करते हैं। बबल में काम करो, डाउट आएगा ही नहीं। अपने आप होएगा काम, अपने आप होगा। हमने क्या किया? पहले बबल बनाया। क्या बनाया? जहां आपका मन करे बच्चों वहां प्राइमर बना दो। बना दिया? जहां आपका मन करे वहां प्राइमर बनाओ, और प्राइमर बनाते ही एंड डिसाइड कर दो। चलो इसको मैं 5' देता हूं, इसको मैं, तो OH किधर आ गया? इधर आ गया। तो ये क्या बन जाएगा? ये इधर के लिए, तो उस साइड के लिए। अब ये प्राइमर 5 to 3 है ना, तो फिर इधर क्या लगेगा? ये कौन सा है? 5। तो फिर ये तो इधर OH आ गया, आ गया। अब इधर चलेंगे सारे, तो ये आपका क्या आ गया? तो फिर ये आपका। उधर चलेंगे, ये आपका। तो फिर आई बस समझ में? फोर्क नहीं होती, हमेशा बबल होता है। फोर्क होती है या बबल होता है? कभी फोर्क, हमेशा हमेशा। इज इट क्लियर? अब मैं एनसीईआरटी खोलूंगा, कुछ पूछना है यहां पे? अब एनसीईआरटी खोल ले। हाँ, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। इन एडिशन टू द DNA डिपेंडेंट
additional enzyme are to complete the process of with high degree of for long DNA molecule, since the two strand of cannot be in its due to very high energy replication occur within a referred to as the DNA dependent DNA catalyze only in the that is the this create at the बस क्लियर। अब डायग्राम समझेंगे हम। ये एनसीईआरटी ने फॉर्क दिखाया हुआ है ना। अब जो क्वेश्चन तो इसी डायग्राम से आएगा। क्या दिखाया हुआ है, क्या दिखाया हुआ है? तो फोर्क में सबसे पहले अपन हेलिकेज ले लेते हैं बच्चों। क्या ले लेते हैं? हेलिकेज। तो हेलिकेज आपका इस तरफ जा रहा है, बोलो ये कौन जा रहा है आपका? एज पर द डायग्राम इधर जा रहा है ना। अभी रेड स्टैंड छोड़ देंगे, ब्लू स्टैंड पे काम करेंगे। आपको हेलिकेज के साथ साथ चलना है। किसके साथ चलना है? पेरेंटल की पोलरिटी पढ़नी है। तो इसकी पोलरिटी बोलो 3-2, ये बोलो, हाँ बोलो, ये बोलो, ये बोलो। तो जो 3-2 5 जा रहा है उस पर क्या बन रहा है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? और जो 5-3 जा रहा है उस पर हेलिकेज दिखाई दे रहा है। हेलिकेज की रिस्पेक्ट में हमने पोलरिटी निकाल ली। तो ये स्टैंड हमारा क्या जा रहा है? 3-2, ये हमारा। तो जो 3-2 5 मूव कर रहे हैं उस पर क्या बन रहा है? तो दूसरे पर। इज इट क्लियर? अब थ्योरी आएगी। आराम से रिलैक्स रहना। स्टार्ट। कॉन्सिक्वेंटली ऑन टेम्पलेट विथ, बस 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 तुम सोचो। जो 3-2 5 जा रहा था कंटिन्यूअस, और जो 5-2 जा रहा था कंटिन्यू करो। रेप्लिकेशन इज while on the template way it is clear। ये कौन है हमारा? ये हमारा क्लियर है यहां तक? तो ये जो कंटिन्यूअस है, ये जो कंटिन्यूअस है इसकी बात करें अपन, ठीक है। तो ये जो हमारा कंटिन्यूअस है, लीडिंग या लैगिंग? गुड। 1 प्राइमर या मेनी प्राइमर? वेरी गुड। 5-3 या 3-5? 5 टुवर्ड्स फोर्क या अवे फ्रॉम फोर्क? चलो इधर आओ, हाँ बोलो। लैगिंग, मेनी प्राइमर, इज इट क्लियर? अब एक दूसरी बात बताओ, ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस जिस पर हो रहा है, प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यूअस बन रहा है, इस कंटिन्यूअस का जो टेम्पलेट है, इस कंटिन्यूअस का जो टेम्पलेट है उसकी पोलैरिटी क्या है? डिसकंटिन्यूअस का जो टेम्पलेट है उसकी पोलैरिटी क्या है? 5-2। ये आपका फाइनल डायग्राम। ये कौन जा रहा है आपका? तो आपका कंटिन्यूअस हेलिकेज के पीछे जा रहा है, दूर जा रहा है? तो टुवर्ड द फोर्क, अवे फ्रॉम फोर्क। और आपका डिसकंटिन्यूअस? अब हमारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। डायग्राम दिमाग में रखना। आपका डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो बन रहा है 5-3 है या 3-5 है? 5 और उसका टेम्पलेट 5-3। सही है, गलत नहीं है? दोबारा दिमाग लगाओ। डिसकंटिन्यूअस क्या बन रहा है? 5-3, 3-5, और उसका टेम्पलेट भी, बट वो अपोजिट जा रहे। टेम्पलेट क्या है? 5-3, और सिंथेसिस भी तो पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। इसका टेम्पलेट क्या है? तो सिंथेसिस भी 5-2 एंटी। इसका टेम्पलेट क्या है? और सिंथेसिस, तो ये भी एंटी। आया हुआ क्वेश्चन डन। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने ब्लैक कलर के बने ना, ये ब्लैक कलर के फ्रेगमेंट कहलाते हैं ओकाजाकी
फ्रैगमेंट। क्या कहलाते हैं? ये कौन है बच्चों आपका? तो कंटिन्यूअस का जो टेम्पलेट है वो क्या है? 3-2। ये कौन है आपका? तो डिसकंटिन्यूअस का जो टेम्पलेट है वो क्या है? 5-2। इसका टेम्पलेट क्या है? और ये स्ट्रैंड भी पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल है, एंटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब आपको डायग्राम दिया जाता है और डायग्राम में आपको पूछा जाता है कहां कंटिन्यूअस बनेगा और कहां डिसकंटिन्यूअस, है ना। मैं आपको हर तरह का डायग्राम दे रहा हूं। आपको डायग्राम ये दे सकता है, आपको डायग्राम इस तरह से दे सकता है, आपको डायग्राम ये दे सकता है, या फिर आपको डायग्राम ये दे सकता है। ओके, सबसे पहले बेटा फोर्क किस साइड जा रही है वो निकाल लो। हेलिक्स किस साइड जा रहा है? इसमें इधर जा रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, इसमें ये चल रहा है, और इसमें ओके। अब आपको पूछेगा कौन से पे कंटिन्यूअस है, कौन से पे डिसकंटिन्यूअस है, तुम बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं नहीं, एंड क्या करना है? नहीं नहीं, सीधा बता देंगे। कमबख्तों, तैयार है? पक्का? ये 3 है ना, ये आपका हेलिकेज है, इसका मतलब इसकी पोलरिटी आपकी 3-2, तो फिर ये आपका, तो यहां पक्का? चलो जी, इसमें बताओ। नहीं बताओगे? चलो फिर ये 3 है, वेरी गुड, ये 3 है बेटा जी। तो फिर ये, वाह भाई वाह, मतलब समझ में आ गया सबको। ये 3 है ना? ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये 5 है, तो फिर ये, वेरी गुड, ये 5 है, ये 3 है। इस पर वेरी गुड, ये 3 है, ये 5 है, ये 3, तो फिर ये, तो इस पर डायग्राम में दोबारा आ जाओ। 3 एंड पकड़ो, पकड़ लिया, कस के पकड़ना, पकड़ लिया, 3 दिख गया, तो उस पर दूसरे का पंगा ही मत लो, दूसरे का आंसर आ गया। पक्का? श्योर? तो एनसीईआरटी किसमें समझा रही है? फोर्क में। किसमें समझा रही है? रियल में फोर्क होता है या बबल होता है? रियल में फोर्क, फोर्क हो ही, क्या होगा? फोर्क या बबल? पक्का? श्योर? ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये क्या है? डीएनए है या आरएनए है? आरएनए? वेरी गुड, इसका मतलब इसमें राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है? वेरी गुड, थाइमिन है, यूरासिल है? क्या करें, रखे या हटा दें? नहीं हटाते, नहीं हटाने का मूड नहीं है। कैन लीड टू द म्यूटेशन, कैन लीड टू द, क्योंकि थाइमिन है, यूरासिल है, तो आपका एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया, और एक न्यूक्लियोटाइड बदल गया तो वो जानलेवा हो सकता है। तो प्राइमर रखना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो फिर बनाया ही क्यों था? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गए सारे? प्राइमर क्यों बनाया था? क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया? अब प्राइमर का कोई काम है या नहीं है? रखे या हटा दें? हटा दें? हटा दें? नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारी जिद पूरी कर देते हैं। लो जी, हटा दिया, हटा दिया, अच्छा खासा गैप बन गया, भरना पड़ेगा? नहीं भरते, नहीं भरते, नहीं मूड नहीं है, नहीं मूड, भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? अगर नहीं भरा तो बनने वाला डॉटेड डीएनए की लेंथ थोड़ी जनरेशन की बात तो गायब हो जाएगा, थोड़ी जनरेशन की बात हो तो गैप भरना पड़ेगा। लो यार, तुम नहीं मान रही तो गैप भी भर देते, भर दे। एंड को कौन जोड़ेगा? मतलब प्राइमर हटाना पड़ेगा, गैप भरना पड़ेगा, एंड को जोड़ना पड़ेगा, और रेप्लिकेशन एंड हो जाएगा। रेप्लिकेशन पूछा थोड़ी ना, बताया है। 2 अलग अलग पार्ट करते हैं। कितने पार्ट में करते हैं? पहले पार्ट में 3 स्टेप,
पहले पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे, रीफॉर्मेशन रोकेंगे, सुपर कोलिंग हटाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड, रीफॉर्मेशन, सुपर कोलिंग, पहली फेज खत्म, दूसरी फेज शुरू। प्राइमर आएगा, नई चेन बनना शुरू होगी। प्राइमर को, गैप को, एंड को, एंड को कौन जोड़ेगा? कौन जोड़ेगा? कौन जोड़ेगा? पक्का ना? कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? याद रहेगा ना? तो फिर अगली लाइन पढ़ लो। अगली लाइन पढ़ो। क्या खिचड़ी पका रहे हो? चुप, मेरे साथ साथ। द DNA polymerases on their own cannot initiate the process of, also the replication does not initiate at any, there is a definite reason in the where the replication, such reason are termed as the done। ये लाइन में बच्चों को डाउट आ रहा है, अभी होल्ड कर लेते हैं, बायोटेक में समझेंगे। अगली लाइन, फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड। अभी तक हम पूरे नहीं है रेप्लिकेशन में, अभी तक भी डाउट्स हैं। अगली लाइन, यू कह रहे हो रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट द ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ एंड शुड बी, ये पीयूष सर ने पूरा बता दिया। रेप्लिकेशन होगा तभी डिवीजन होगा, रेप्लिकेशन ही नहीं है तो डिवीजन भी। रेप्लिकेशन होगा ही कब? जब सेल को डिवाइड करने। क्या रेप्लिकेशन सभी सेल में होता है? नहीं। यस, रेप्लिकेशन सभी सेल का फीचर है, केवल डिवाइडिंग है। डिवाइडिंग है। रेप्लिकेशन लाइफ टाइम होगा, केवल डिवीजन के टाइम होगा। रेप्लिकेशन लाइफ टाइम केवल, रेप्लिकेशन सभी सेल में केवल। रेप्लिकेशन होगा तभी डिवीजन होगा, रेप्लिकेशन नहीं है तो डिवीजन भी। कोई डाउट? अगली लाइन, रुको मैं ही आ रहा हूं, तुम तो खिचड़ी बना दोगे। चलो पढ़ेंगे साथ साथ। हाँ, ए फेलियर इन द आफ्टर रिजल्ट इन दूडा, याद आ रहा है? रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए कंटेंट डबल हो गया, बट डिवीजन, तो ये तो पॉलीप्लोइडी आ गई। क्या आ गई? क्या आ गई? कोई डाउट? क्या इंट्रोड्यूस होगी? पॉलीप्लॉइडी। हाँ बच्चों, क्या इंट्रोड्यूस होगी? अब शुरू का एक पैर और पढ़ लेंगे। डन, स्टार्ट। इन लिविंग सेल सच एज द प्रोसेस ऑफ रिक्वायर्ड, द मेन एंजाइम इज रेफर्ड एज ना आरएनए पॉलीमरेज, ना आरएनए पॉलीमरेज। समझ गए सारे? रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम तो डीएनए पॉलीमरेज ही रहेगा, बट डीएनए पॉलीमरेज की वर्किंग आरएनए पे डिपेंड है। क्योंकि रेप्लिकेशन का मतलब तो डीएनए बनाओगे या आरएनए बनाओगे? रेप्लिकेशन का मतलब तो, और डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाने के लिए उसकी वर्किंग किस पे डिपेंड है? हाँ, मेन एंजाइम इज रेफर्ड टू एज द डीएनए डिपेंडेंट सिंस इट यूजेस to catalyze the form of these enzymes are highly as they have to of a in a E. coli that have 4.6 into complete the within, कल किया था, within 18 minutes. That means the average rate of have to be approximately, इज इट क्लियर? डन। अब आपकी कंप्यूटर पे काम करने की स्पीड कितनी, इट डजेंट मैटर। केवल स्पीड मैटर नहीं करती, मैटर करती एक्यूरेसी। अगली लाइन पढ़ो। नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेज हैव टू बी, बट ऑल्सो हैव टू बी विद द एनी मिस्टेक ड्यूरिंग वुड रिजल्ट इनटू द, क्या कॉपी मैकेनिज्म में एरर का चांस रहेगा या नहीं रहेगा? कितना भी जोर लगा लो, एरर का चांस तो दिख रहा है। कैसे गजब बेइज्जती यार। एरर का चांस तो बेटा रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा, आपको एक आर्टिकल दे दिया घर बैठ के टाइप करने के लिए, आप टाइप कर रहे हो, क्या आप इंश्योर हो, 100% श्योर हो कि आप सही टाइप कर दोगे? कोई है 100% श्योर? कौन है? तो बेटा यहां नहीं होता, तू यहां
अगर एक्यूरेसी लेवल हाई होती सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? एरर का चांस तो है या नहीं है? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी तो, बट इसलिए, किस लिए, किस लिए सेल ने G2 चेक पॉइंट और रख लिया? नहीं समझ में आया? सेल ने कि एस के बाद रेप्लिकेशन हो गया ना इसमें, तो सेल सीधा आगे बढ़ेगी कि चेक पॉइंट रख लेगी कि अगर कोई एरर हो गया तो उसको चेक, वरना वो हमारी चेकिंग रोक देगा। ए सिंगल एरर कैन बी द जानलेवा। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एरर का चांस है या नहीं है? तो एरर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बट चांस तो सेल फिर से उसको रीचेक, तो उसने G2 में भी चेक पॉइंट, याद आ गया सर ने कराया जैसे, तो दोनों तरफ चेक पॉइंट रखिए। G1 to S भी रखा हुआ है और S to G2 भी रखा हुआ है। G1 से S मतलब चेक कर लें हाँ तैयारियां पूरी है या, फिर चेक कर लें सही काम हुआ या, अगर एप्लीकेशन सही हुआ है तो आगे बढ़ो, वरना रुको जरा, वरना हमारी धज्जियां उड़ा देगा। सिंगल एरर क्या भारी पड़ सकता है? ये कल समझाऊंगा, चलो आगे बढ़ेंगे। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू द फर्दर मोर, ये पहले लेक्चर में आया था, एनर्जेटिक रेप्लिकेशन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सर in addition to acting as they provide for the two terminal phosphate in a are, पहली क्लास याद है? सिंगल रोल है, ड्यूअल रोल है, बिल्डिंग ब्लॉक है, एनर्जी सोर्स है, दोनों ही है, बिल्डिंग ब्लॉक भी है और एनर्जी। वेरी गुड बच्चों, अब बोलो कोई डाउट? प्राइमर क्यों चाहिए? क्लियर है? कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्लियर है? तो मेरे को थोड़ी सी थ्योरी लिखानी है। हेडिंग 5वां स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लिखेंगे। DNA polymerase third is the DNA polymerase third is the main enzyme. DNA polymerase third is the main enzyme because its polymerization capacity is 2000 base pair per second. Because its polymerization capacity is 2000 base pair. हाँ बेटा NCD का स्टेटमेंट है, क्लियर है? It form phospho diester bond between nucleotide. It form phosphodiester bond between nucleotide, due to which synthesis of new chain start. Due to which synthesis of new chain start. बस समझ में? प्राइमर बन चुका है तो OH अवेलेबल हो चुका है, तो अब DNA पॉलीमरेज अपना काम शुरू, तो नई चेन बनना शुरू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लाइन, बोथ स्ट्रैंड ऑफ DNA आर एंटी पैरेलल, both strand of DNA are anti-parallel, while polymerization takes place only in the one direction, that is
5 dash to 3 dash, that is 5 dash to 3 dash. Thus out of the two strand, out of the two strand, on the one strand synthesis is continuous, while on the other strand, while on the other strand synthesis is discontinuous. On the one strand synthesis is continuous, while on the other strand synthesis is discontinuous. हाँ बच्चों क्लियर? नेक्स्ट लाइन, continuously synthesized strand, continuously synthesized strand is called leading strand. Continuously synthesized strand is called leading strand. Require one primer and form towards fork. Require one primer and form towards fork, whereas discontinuously synthesized strand, whereas discontinuously synthesized strand is called lagging strand. Discontinuously synthesized strand is called lagging strand. Synthesis of which start later, sorry, discontinuous synthesized strand is called lagging strand. Required many primer, required many primer and form away from fork. इज इट क्लियर? ये डायग्राम बच्चों पहले वर्कआउट करो, कोई जल्दी नहीं, हम 2 मिनट और लगा सकते हैं। ऊपर वाला स्टैंड क्या आपको फ्री 3 डैश दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, लीडिंग, लैगिंग, वन प्राइमर, मैनी प्राइमर, 5 to 3, 3 to 5, टुवर्ड द फोर्क, अवे फ्रॉम फोर्क। अब इसकी टेम्पलेट क्या है? 3 डैश टू 3 डैश टू, नीचे वाला आ जाओ, क्या है टेम्पलेट? और नया भी क्या बन रहा है? टेम्पलेट क्या है? और नया भी। तो थ्योरी पढ़ने से लगता है पैरेलल आ रहा है। हेलो, पढ़ने में क्या लगता है? अब डायग्राम देखो, पैरेलल आ रहा है, एंटी पैरेलल आ रहा है, एंटी। बस यही कंफ्यूजन होता है हमेशा। अब बोलो कोई डाउट? पक्का? अब रुक जा, वो कल करेंगे, वो कल, आज इतना ही, ठीक है? आज अगर पूरा कराया था हैवी डोज हो जाती है ना। अगर एंटीबायोटिक की डोज हैवी हो तो डायरिया का चांस हो जाता है। इतनी जल्दी थोड़ी ना यार, अपन को अपन आराम से अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे, हमें एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं जरूरत पड़ेगी, आराम से कर लेंगे अपन। देखो अपन ने क्या सोच रखा है, एनसीईआरटी से बाहर जाना ही नहीं है, बस एनसीईआरटी ही समझनी है, ठीक है जी। हमें पीएचडी करनी ही नहीं है, हमें नंबर लेने हैं। हमें पीएचडी के लिए उम्र बहुत लंबी है। बेटा ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई पूरा हो ही नहीं सकता। मतलब आपकी बात मैं क्या करूं, अभी तक टीचरों की हमारे पास मैसेज आते हैं, सर ये टॉपिक और समझा दो। अभी तक टीचरों के भी आते हैं, सर ये समझा दो। ईमानदारी से बताना सारे बच्चे, झूठ मत बोलना। हमेशा डिस्प्यूट होता था, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। अब कोई डाउट? एनसीईआरटी खराब लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है? आराम से समझ रहे?
डायग्राम को देखकर चलो साथ साथ, ठीक है। वो चैनल ज्वाइन कर लेना, इस पे एक फ्लो चार्ट भेजूंगा मैं रेप्लिकेशन का। अभी हमें रेप्लिकेशन को पूरा करने में 1.5 घंटा लगेगा, अभी आधा पौना घंटा और लगेगा। फाइनल टच केवल 5 मिनट का है, केवल 5 मिनट का। एक फ्लो चार्ट भेज दिया है मैंने, पिन कर दिया उसको, उसको पिन कर दिया है। उसको एक बार देख कर आएंगे सारे बच्चे, एक बार देख कर आओगे। एक एक लाइन, एक एक बात उसके अंदर लिखी हुई है रेप्लिकेशन के बारे में। अल्टीमेट क्वेश्चन वहां से होना है, ठीक है। एक बार देख के आएंगे सारे। ओके, थैंक यू।